सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका आज चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट होने जा रहा है। यानी 11 चैप्टर तक मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आप बुक ले लीजिए और बुक से हर एक क्वेश्चन को लगाइएगा, और जिस भी क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करें, आप हमारा वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी वीडियोस A to Z आपको समझाए हुए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। आज चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्रत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्रत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी आपको पता होगा, अभी डीएलएड आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो आपने देखा कितने लोगों की बैक लगी। और ये बैक क्यों लगती है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बैक लगने से ये आप सीरियसली किसी चीज़ को नहीं लेते हो, ना ही कोई सीरियस तरीके से पढ़ता है, और कोई प्रैक्टिस भी नहीं करता। मैथ की ऐसी वीडियो देख लिया और देखने के बाद आराम से बैठ गए, लग रहा है कि हमने सब कुछ कर लिया। तो बहुत ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ में हो गया, साइंस में हो गया। इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की। आपने देखा होगा संस्कृत हो गया, संस्कृत को बहुत बच्चे हल्के में ले जाते हैं, तो उसमें बैक लग जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और मैथ को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अब की बार ये आपका फोर्थ सेमेस्टर है, और फोर्थ सेमेस्टर में आपको मैथ एक स्टैंडर्ड लेवल का देखने के लिए मिलेगा। कोई हलवा नहीं मिलेगा जिसको आप उड़ा के चले जाओगे, ठीक है? बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का आपको मैथ देखने के लिए मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हल्के में ले गए तो हल्के में उड़ जाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ पे गए, ठीक है? तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उनको भी हमसे जोड़िएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये चैप्टर नंबर 12 है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। पूरा मैंने स्कैन किया हुआ है, इस बुक को ही पूरा स्कैन कर लिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, तो हम जानेंगे व्रत क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी रेडियस क्या होती है, इसका व्यास क्या होता है। यहाँ पे जो मेनली बात की जा रही है, क्षेत्रफल के बारे में बात की जा रही है। जो भी आएगा मैं सब कुछ यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है? अब देखिए, इसके बढ़ते जाएंगे और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने ये जो बात करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि व्रत का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, लिखा हुआ व्रत यानी सर्कल। तो किसी तल में उन बिंदुओं का समुच्चय जो उस तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हों, व्रत कहलाता है। क्या कहने का मतलब? तो देखिए इस तरीके से, जैसे ये मैंने बना दिया व्रत। इन्होंने ये कहा कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया, पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे O। तो इस पॉइंट से समान दूरी पर, देखो ये जो पर्दी पर दूरी मिला दोगे, ये दूरी मिला दोगे, ये हर एक स्थान पर कैसी होगी? समान होगी। और समान दूरी पर ये जो हम खींचते हैं, जो हम व्रत खींचते हैं, यानी जो हम ये पूरा सर्कल सा खींच देते हैं, यानी साइड बाई साइड बाउंड्रीज ही बना देते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा व्रत कहलाता है। तो ये जो समान दूरी क्या होती है? तो ये रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस होती है। यानी समान दूरी, यानी जो त्रिज्या होती है उसे हम समान दूरी बोलते हैं। इसमें जो समान दूरी, जो एक निश्चित पॉइंट पर, एक समतल जो आपको दिख रहा है, इसमें एक निश्चित पॉइंट पर इस बिंदु को माना हुआ है। ये जो आपको निश्चित पॉइंट दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे O, यानी व्रत का केंद्र। तो यहां पर ये आपका व्रत होता है। निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र सेंटर कहलाता है। देखिए लिखा हुआ सेंटर। तथा निश्चित दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। अभी आपको समझाया, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो इनको आपको क्या करना, देखिए इंग्लिश में भी देखते जाइएगा, इंग्लिश में भी लिखने का इनको प्रयास करिएगा। जैसे आपको हिंदी ज़्यादा, हिंदी में ही है तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये आपको इंग्लिश में भी आनी चाहिए। क्योंकि आप कभी जब पढ़ाने जाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादातर इंग्लिश में आपको ज़रूर से लिखनी है, समझानी है सही तरीके से। और आपको हिंदी में भी पढ़ाना है, इंग्लिश में भी पढ़ाना है, मतलब बच्चों को दोनों लैंग्वेज में मिला के पढ़ाना है, ताकि बच्चे आगे भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अच्छा मतलब एक उनका जो नींव है वो आप ही डालते हो, आप बच्चों की नींव डालते हो। यानी 1 से लेकर के 5 तक आप पढ़ाते हो, तो आप ही करता धरता हो बच्चों के, आप ही नींव डालते हो, उनकी अच्छी नींव पड़ेगी। तो आगे आने वाले जो टीचर हैं जो उन्हें पढ़ाएंगे वो आपके अच्छे से पढ़ा लेंगे, अच्छे से उनको समझा लेंगे। क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक आपका नींव डालना होता है बच्चों की, कि आप जो हायर एजुकेशन है उसको कितनी अच्छी तरीके से ग्रेड कर पाओगे।
ठीक है, अब देखते हैं व्रत की अन्य माप। तो अन्य माप क्या कह रहा है, देखते हैं। व्रत की अन्य माप में पहले हम कॉर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे कॉर्ड क्या होती है, यानी जो आपकी जीवा क्या होती है व्रत की। तो मैं व्रत की जीवा के बारे में बात करूं तो देखिए, यहाँ से परदी पर मिलाने पर क्या होती है, व्रत की जीवा बनती है। यानी देखिए, ये जो परदी का पॉइंट, देखिए ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये दोनों परदी पर टच करे हुए हैं, क्योंकि ये जो पूरा बाउंड्री बाहर दिख रहा है ना, ये आपको ये सभी परदी है। ये क्या है, ये सभी परदी है। और परदी से परदी पर जब हम पॉइंट मिलाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा जीवा हो गया। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका क्या है, ओ है, और एक इस तरीके से मिला रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, तो ये भी जीवा कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। और इसे जीवा बोल सकते हैं, और इसे ही हम बोल सकते हैं व्यास। ठीक है, इसे ही हम व्यास बोल सकते हैं, इसे ही हम जीवा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि व्यास। और देखिए ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए व्रत में सबसे बड़ी जीवा कब बनती है। तो व्रत में सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। व्रत में सबसे बड़ी कौन कब होती है, व्यास होती है। क्योंकि देखो अब ये जो व्यास खिंच गया ना, इसके बाद जो भी ये ऐसे पॉइंट आप मिलाओगे, ये कम दूरी होती चली जाएगी, कम दूरी होती चली जाएगी। देखो ये सभी जीवाएं हैं, और सभी जीवाओं की क्या हो रही है, दूरी कम हो रही है व्यास को छोड़ के। ये जैसे जितने पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट पर ही मिलना चाहिए ये सभी। ठीक है, तो ये जितने भी हैं, ये सभी की लेंथ कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर के इधर की साइड पे चलेंगे तो जीवा की लंबाई कम होती जाएगी, इधर की साइड पे चलेंगे तो जीवा की लंबाई कम होती जाएगी। और जब हम इधर से परदी के इस कोने से मान लो जा रहे हैं इधर की साइड पे, तो जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, जीवा की लंबाई बढ़ती जाएगी। आप समझ सकते हो इसको। तो ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, तो इसके हर एक पॉइंट को मैंने कहा समझाऊंगा मैं आपको। जीवा एक रेखाखंड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक रेखाखंड होता है जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं। तो वृत्त पे बता दिया, वृत्त पे दोनों होते हैं, परदी से परदी को टच करते हैं, दोनों वृत्त पर होते हैं ये। ठीक है, व्यास क्या होता है, तो व्यास भी मैंने अभी आपको बताया कि व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर जाता है। व्यास वह जीवा है जिसमें वृत्त का केंद्र स्थित होता है। तो व्यास वह जीवा है जिसमें वृत्त का केंद्र स्थित होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये केंद्र से मान लो होकर जा रही है, ये केंद्र से होकर जा रही है, तो ये जीवा सबसे लंबी होती है। तो व्यास वह जीवा है, व्यास को जीवा बोलते हैं, हमने कहा अभी आपसे, जिसमें वृत्त का केंद्र स्थित होता है। तो वृत्त का केंद्र इसमें स्थित होता है, वो एक क्या है, एक व्यास है। तो व्यास बराबर होता है कितना, 2 में आपका त्रिज्या। तो ये मैंने आपको समझाता चला हूँ, और ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, इसे तो आप आसानी से समझ सकते हो। क्या है ये, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो रेडियस क्या होती है, लिखा हुआ वृत्त में स्थित किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। जैसे रेडियस से हम प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया रेडियस क्या होती है। तो ये आपका केंद्र है, और केंद्र से आप परिधि पर कहीं भी मिला दीजिएगा, कहीं भी मिला दीजिए, समान दूरी ही होती है। और ये सभी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, यानी ये सभी त्रिज्याएं कहलाती हैं। तो ये चीज आपको जरूर से पता रहनी चाहिएगा, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपके सभी, देखिए मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सीधा फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसका सीधा फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे सब कुछ दर्शाया भी हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये आपका केंद्र मान करके इन्होंने ये खींची हुई है। तो यहाँ पर ये आपका इन्होंने व्यास बोला है कि ये व्यास है। ठीक है, इसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये केंद्र है। ठीक है, ये जो केंद्र है, और यहाँ पर ये आपकी रेडियस बताई हुई है। क्या है, ये रेडियस है आपकी। तो हमने बताया था आप इस केंद्र से कहीं भी खींच दो, ये सभी रेडियस ही हैं। ठीक है, और समान दूरी पर है, कहीं भी खींच डालो, परंतु ये परिधि पर मैच करनी चाहिए बस। इस तरीके से आप कहीं भी खींच दोगे, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी त्रिज्या ही हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा ये जीवा है, तो वास्तविक जीवा है ये जीवा। हमने कहा था इस तरीके से खींच दोगे, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, और ये व्यास वाली भी जीवा होती है। तो कभी कंफ्यूजन हो ना, व्यास वाली जीवा नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं भी खींच दोगे, दोनों पॉइंट परिधि पर मिलने चाहिए। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, परिधि पर मिलने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी जीवा कहलाएगी। और परिधि क्या होती है, तो आपको मैंने बताया, ये जो बाउंड्री होती है बाहर से, यही आपकी परिधि होती है। ये बाउंड्री वाली जो बाउंड्री होती है, यही आपकी परिधि होती है। सब कुछ क्लियर है।
अब यहाँ पे वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लीजिए पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ठीक है साथियों, ये सभी कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अगर फॉर्मूले देखना चाहो तो ये परिधि जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो त्रिज्या होती है इसे हम रेडियस से डिनोट करते हैं, और जो व्यास होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 2 आर। ठीक है, क्योंकि 2 आर मिलाकर ही व्यास बनता है। जीवा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जीवा का आराम से हो जाएगा। केंद्र तो आपको बता ही दिया, यहाँ त्रिज्या आपको बताई दी, सब कुछ आपको बता दिया, ये फॉर्मूले भी इसको बता दिए। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप जरूर से हमको बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर करूंगा। पहले मैंने यहाँ पूरा कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने का, और आप जरूर बताइए कैसी वीडियो लगी है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।